और स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर। मुझे जवाब चाहिए और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोदी कैबिनेट के बहुत ही अहम मंत्री, अल्पसंख्यक अफेयर्स के मिनिस्टर, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। स्वागत है आपका। पहले तो आपको बधाई 1 साल की मोदी 2.0 की। आपने रिपोर्ट कार्ड भी आज जारी किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 6 साल आपने मोदी सिक्सर नहीं मारा, 6 साल आपने देश को रुलाया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है आपने 6 साल रुलाया। देखिए, ये जो पैंडेमिक पीरियड है, इस पैंडेमिक पीरियड को कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बना दिया है। और ये इस आपदा के समय में समाधान के हिस्सेदार भागीदार बनने के बजाय इसमें व्यवधान डालने के जो है वो किस्से और कहानियां गढ़ने में लगे हुए हैं। हमें आज इस बात को समझना चाहिए कि आज ये सामान्य सी स्थिति नहीं है। आज ये एक ऐसा संकट का समय है जिस समय की कोरोना की एक बहुत बड़ी विश्व महामारी है। साथ ही साथ अभी तूफान आपने देखा, कई राज्य उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। कई और चुनौतियां ही, टिड्डियों का आप कहर देख रहे हैं, कई तरह के संकट और कई तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जो है वो देश तेजी के साथ कोरोना की मारक क्षमता को कमजोर भी कर रहा है और जान भी है और जहान भी है के संकल्प के साथ बेहतर माहौल की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्तार नकवी साहब, मैं आपको आपकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूछूं उससे पहले जो सबसे ज्वलंत मामला है कि देखिए कल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन 4.0, लॉकडाउन 5.0 की तैयारी हो रही है। आपके हिसाब से लॉकडाउन 5.0 पर मुझे पहले बता दीजिए कि क्या सोच विचार हो रहा है, क्या बता सकते हैं? क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई है, स्टेट्स को ज्यादा पावर देने की बात हो रही है, पर जैसे ही आपने चौथे लॉकडाउन में स्टेट्स को ज्यादा पावर दी तो देखिए केसेस कैसे राइज हो रहे हैं। हर रोज 7,000 से ज्यादा अधिक केस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 25 दिन में 80% केस हो चुके हैं। सर, देखिए, राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद, राज्यों से फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी जो भी फैसला होगा वो करेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा वो देश की बेहतरी के लिए होगा, लोगों की सेहत और सलामती और सुरक्षा को ध्यान में रखकर होगा। उसका इंतजार करिए आप। ठीक है सर, मुझे यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोरोना के लॉकडाउन पर बहुत ही ओछी सियासत की गई, श्रमिकों को लेकर, कभी बस को लेकर, कभी लॉकडाउन को लेकर? क्या आपको लगता है कि देश हित के ऊपर दल हित को रखा गया? कुछ लोग इस पूरे पीरियड में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलाने में लगे रहे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कि पिछले 6 सालों से अगर आप देखें तो एक दिन भी इन्होंने पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं की, केवल और केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स की। 2014 में हमारे पास 282 सीटें थी। आज इनकी इसी नेगेटिव पॉलिटिक्स का और हमारे पॉजिटिव कामों का जनता ने जो है वो हमें आशीर्वाद दिया और इनको जो है वो पूरी तरह से और कमजोर हुए ये इसी निगेटिविटी की वजह से। और आज हम जो है वो मोर देन 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। तो ये जो पूरी तरह से इनकी निगेटिविटी है ये इनको नुकसान कर रही है। और दूसरी चीज ये कि एक बात समझना चाहिए कि जब ऐसे संकट के समय होते हैं, ऐसे आपदा के वक्त होते हैं, तो इसमें इस तरह की घटिया, इस तरह की ओछी न सियासत की जाती है, न इस तरह के बयानात दिए जाते हैं और न इस तरह का पॉलिटिकल पाखंड किया जाता है। जैसा किया गया कि कुछ बसें ले जाकर के खड़ी करा दी गई, उसके बाद उसका फोटो खिंचवाया गया, फोटो अखबारों में छपवा दिया गया, उसके बाद दूसरे दिन जो है वो योगी जी को जो है वो एक बिल भेज दिया जाता है कि इतने लाख रुपए की ये बस की फोटो खिंचवाई का पैसा है। मुंह दिखाई का पैसा तो सुना था, ये फोटो खिंचवाई का पैसा पहली बार सुना है। तो ये बस की मुंह दिखाई का पैसा जो है उसका बिल प्रियंका जी ने भेज दिया। ये तमाम ऐसी ओछी चीजें हैं जिसमें ये बार बार एक्सपोज हुए। पर देखिए मुख्तार नकवी जी, मैं ये बात मानता हूं 370, 3 तलाक, राम मंदिर,
इस पर तो बीजेपी 2.0 मोदी 2.0 ने वादा किया पूरा, पर अर्थव्यवस्था पर क्या वादा आपका रहा अधूरा? ये सवाल है आपसे। देखिए, पूरी दुनिया में जो आर्थिक तंगी और मंदी जब थी और है, अभी भी है, उसके बावजूद हमने देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखा। देश के आर्थिक हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मजबूत और पुख्ता कदम उठाए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज हम न जीडीपी पे डिस्कस कर सकते हैं, न हम आज अर्थव्यवस्था पे डिस्कस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है इस वक्त जो है जीडीपी प्राथमिकता नहीं है, इस वक्त जो है वो हमारी इकोनॉमी प्राथमिकता नहीं है, इस वक्त जो है वो इंसानों की सेहत और सलामती प्राथमिकता है। और जिस देश ने भी सेहत और सलामती को एक किनारे पे रख करके और ताक पे रख करके और इकोनॉमी की चिंता की है, वो देश बर्बाद हुआ है। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की सेहत सलामती के लिए कोरोना से जंग पे हम जीतें और कोरोना को परास्त करें, इसके लिए हमने जो है वो इस आपदा में आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी का नतीजा है कि आज कोरोना की मारक क्षमता कमजोर हुई है। आने वाले दिनों में जान होगी तो जहान भी होगा। इसलिए जो है अगर लोग होंगे तभी तो इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी किसके लिए है? पर मंत्री जी, लोग जो है वो तो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो इकोनॉमी क्या करेंगे हम? ठीक है, पर मंत्री जी ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, आज रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका आत्मनिर्भर बनाने वाला जो पैकेज है, जिसको आप फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज कहते हैं, आर्थिक पैकेज कहते हैं, 20 लाख करोड़ का, 10% जीडीपी का, वो कहते हैं ये जुमला है। आपने जुमला थमा दिया लोगों के हाथ में, ना 15 लाख रुपए दिए उस समय, आज भी जुमला दे दिया और कह रहे हैं कि देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, इनके समय की जीडीपी क्या थी? इनके समय की जीडीपी थी जी से घोटाला, डी से जो है वो पूरी तरह से लोगों को डींग मारना, और जो है वो पी से पाखंड। तो घोटाला, डींग और पाखंड, ये थी इनकी जीडीपी, और उसके नाम पर ये उछल कूद करते थे। आज जो है वो हमें अर्थव्यवस्था का जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। जिनके समय में अर्थव्यवस्था का पूरा बंटाधार किया था इन्होंने, अर्थव्यवस्था के नाम पर घोटाले और चौतरफा लूट का माहौल था। आज जब ये सरकार एक ईमानदार सरकार, अच्छे साल हो गए, भ्रष्टाचार का नाम नहीं है, घोटालों का पता नहीं है, दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई है, लूट लाबी में तालाबंदी हुई है, और एक ईमान की सरकार है, इंसाफ की सरकार है, इकबाल की सरकार है, और वो काम कर रही है। जहां तक पैकेज की बात है, अगर इन अज्ञानियों को, ये हमारे जो बहुत बड़े ज्ञानी, अर्थ ज्ञानी हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस दौरान मदद की गई, सीधे उनके बैंक खातों में पैसा दिया गया। अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मुहैया कराया गया ताकि किसी को भुखमरी से मरने की नौबत ना आए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ये थी कि लोगों की सेहत और सलामती हो, किसी भी तरह से लोग कम इस कोरोना के वजह से मौतें ना हो पाए। उससे भी इंपॉर्टेंट था कि भूख से लोग ना मर पाए। और आज हमें इस बात का मतलब संतोष है कि सरकार ने जो पुख्ता कदम उठाए, 15 किलो चाहे वो गेहूं देने की बात हो, 5 किलो दाल देने की बात हो फ्री, उसका नतीजा है कि भूख के वजह से लोगों को दिक्कत नहीं आई। हम ये नहीं कहते कि दिक्कतें नहीं है, दिक्कत है, क्योंकि सामान्य सी आपदा नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है, पूरी दुनिया को हिलाकर जिसने रख दिया है। उसमें जो है वो संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ, ईमानदार संकल्प के साथ मजबूती से अगर काम किया गया है तो उसकी सराहना मत करो, आपके कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप उसके जो है वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियां किससे गढ़ करके लोगों को गुमराह तो मत करो। आप जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। एक और ऐसा मुद्दा है जिसपे कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरी बात राहुल गांधी ने उठाई। वो कह रहे हैं कि जो चाइना के साथ लद्दाख में हमारे ट्रूप्स का स्टैंड ऑफ हो रहा है, मतलब आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है चाइना के साथ, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे,
आप देश के लोगों को बता नहीं रहे सही में हो क्या रहा है वहां पर। और पुलवामा 2 का हमला हमारी सेना ने रोका और उनको सलाम करता हूं मैं, उस पर भी पुनिया साहब सवाल उठा रहे, कह रहे वहां पर आईईडी पहुंचा कैसे पहुंचा आईईडी, ये पूछे आपसे। अभी एक बात ये बताइए, ये सज्जन जो है, ये जो है वो पहले पप्पू थे, अब गप्पू बन गए हैं। अब इन सज्जन ने जो है, यही सज्जन वो है जिन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करे थे। यही सज्जन है जिन्होंने हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने बालाकोट में घुस करके आतंकवादियों को जब ढेर किया था तो उस पर बवाल कर रहे थे। हम सीमा पार से सवाल पूछा जाता था, ये सबूत मांगते थे, ये सवाल पूछते थे, वो सबूत मांगते थे, ये जुगलबंदी भी हो रही थी। अब इनकी दिक्कत यह है कि नेशनल इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल ये अब पहुंच गए, इंटरनेशनल इश्यूज पे डिस्कस करने लगे। अरे भैया, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की एकता, देश की अखंडता सुरक्षित हाथों में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी होगा, पूरे देश को मोदी जी पर यकीन है, पूरे देश का मोदी जी पर विश्वास है कि जहां पर भी देश के मान, बान, शान और सम्मान की बात होगी, मोदी जी सबसे पहले देश और देश के लोगों के आन, बान, शान और सम्मान की सुरक्षा करेंगे। चलिए मुख्तार नकवी जी, मुझे बताइए आगे का रोड मैप क्या है, अगले 4 सालों का रोड मैप क्या है। पूछता हूं मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। देखिए, वहां का तापमान बताना तो हमने शुरू कर दिया, पर कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे साथ पूरी तरह से होगा, इसका कोई रोड मैप बना है सरकार की ओर से, या आप बता नहीं पाएंगे? देखिए पहली बात, अगर इस पे देखिए, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट का एक सभी सामूहिक प्रस्ताव है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो कश्मीर हम भारत में शामिल करेंगे और भारत में शामिल होगा। इंतजार करिए। बहुत से लोग ये भी कहते थे 370 कैसे खत्म होगा, तो हो गया ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहकर नहीं की जाती, बड़ी बात कह रहे हैं तो आप। इसलिए जो है वो एक्शन जो है वो अपने आप बोलेगा। तो आप कह रहे हैं कि सीधा एक्शन का इंतजार कीजिए, बोलने का कोई फायदा नहीं है, सीधा करेंगे, अब बोलेंगे नहीं, करेंगे। इसीलिए हमने कहा ना कि इसमें एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ऑन 370 ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलिए एक बात ये भी बताइए कि जो आगे की और भी चुनौतियां हैं, जैसे देखिए 370 जब आपने हटाया या जब आपने 3 तलाक हटाया, तो आप पे आरोप लगने लगा मुख्तार नकवी जी कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल आपकी सरकार इस्लामोफोबिया फैला रही है। मुझे समझ में नहीं आता अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप कैसे काम करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण पे कैसे काम करेंगे। आपको तो पता नहीं और कितने आरोप झेलने पड़ेंगे अगर इस पे काम शुरू कर दिया। कोई प्लान बना है इस पर, या अब आप डर गए इन आरोपों से? देखिए एक बात आप समझिए, कोई भी काम मोदी जी की सरकार चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं करती। ये जितनी चीजें आपने बताई, 370 आपने बताया, आपने सिटीजनशिप वाला कानून बताया, आपने जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को बताया, या जो भी और भी बताया, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के हिस्से थे। और हम पहले से ये बात को कह के आए सरकार में कि हमको जो है वो हम ये चीजें करेंगे, हमारा ये संकल्प है। अब लोगों को ये लगा कि ये तो राजनीतिक पार्टियों का चुनाव घोषणा पत्र है, ये तो चुनाव खत्म, घोषणा पत्र हजम। लेकिन ऐसा तो मोदी जी के समय में नहीं संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए जो है वो मोदी जी ने वो संकल्प, जो संकल्प हमने दोहराए थे, जो संकल्प हमने कहे थे, उस संकल्पों को हमने पूरा किया है। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें किसी भी तरह का सांप्रदायिक तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। 370 अगर खत्म हुआ है तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी 370 समस्याओं का समाधान हुआ है। अगर 370 खत्म हुआ है तो हमारे संसद के अधिकार बढ़े हैं। संसद कानून पास करती थी, उसमें लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये जो कानून है वो सब जगह लागू होगा, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जो है वो भारत का तिरंगा नहीं फहराएगा साहब। तो आज जो है वो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी देश का हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था। आज जो है वो गर्व के साथ तिरंगा भी फहरा रहा है। आज जो है वो हमारे भारत के संविधान भी वहां पर लागू है, और आज लोग वहां पर प्रगति की धारा में तेजी के साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा नकवी जी, ये बताइए कि 4 साल मतलब 2024 तक क्या इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, जनसंख्या नियंत्रण कानून
और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं, इस पर कोई ठोस कदम या ये कर दिया जाएगा जैसे 370 कर दिया वैसे हो जाएगा? ये स्पष्ट बनिए सर, स्पष्टता ही मोदी सरकार की पहली बात यूनिफॉर्म यूएसपी सिविल है। कोड के बारे में आप समझिए। हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसने क्या कहा है कि जो भी सरकार हो उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जिसे कहते हैं एक चीज। तो इसलिए अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे न कोई चर्चा हुई है, न सहमति की बारे में बात हुई है। जो भी होगा वो चर्चा के साथ होगा, सहमति के साथ होगा और लोगों में जागरूकता के साथ कोई भी कदम उठाएगा। हमने उठाया तो उसमें हमने लोगों को साथ में लेकर के उठाया। जनसंख्या नियंत्रण की बात जहां तक है, कोई भी देश बेतहाशा अपने देश में जनसंख्या के विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए जागरूकता की जरूरत है, उसके लिए लोगों को जो है वो अवेयर करने की जरूरत है। इसलिए ये कहना कि साहब जनसंख्या का कानून एकदम से बना दिया जाएगा और डंडे मार करके जनसंख्या नियंत्रण होगा, स्पष्ट करना चाहते हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी कदम सरकार उठाएगी वो कदम जो है वो देश के हित में होगा, लोगों को साथ लेकर के होगा, सहमति से होगा और पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत होगा। पर सर विपक्ष तो कह रहा है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आवाज को घोट रहे हैं। आपने राइटर को जेल में डाल दिया, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है उसको जेल डाल रहे हैं, सीबीआई ईडी परेशान करती है राजनीतिक विरोधियों को। सर ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं आप विपक्ष के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सारे के सारे आरोप हैं ये बहुत ही फेक आरोप हो गए हैं, एक्सपायर आरोप हो गए हैं और ये आरोप लगाते लगाते कोसते कोसते ये कोसी नदी पहुंच चुके हैं। 6 साल हो गया इनका, यही रोज आरोप लगाते थे। अरे भैया, अगर किसी ने बेईमानी की है, अगर किसी ने जनधन की लूट की है, अगर घोटाले किए हैं, तो क्या ये मोदी सरकार में वो बच पाएगा क्या? दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई है, लूट लाभी में तालेबंदी हुई है। इन बेईमानों की जो है वो पूरी तरह से जो भी खुली छूट थी वो छूट अब खत्म हो चुकी है। तो इसलिए जो है वो अब इनको दर्द है कि साहब ये तो हमारे बहुत खास लोग थे, इनको क्यों पकड़ा जा रहा? तो उसके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा की बात होने लगी है। अरे भाई जो भी है, अच्छा आवाज कैसे, कौन कह रहा दबाई जा रही है? आप पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, पानी पी पी के गलत बातें कर रहे हो, कोस रहे हो, किसी ने रोका क्या आपको? ठीक है, ये अलग बात है कि जनता आपकी सुन नहीं रही है। आप जो है वो हर दिन सिमटते सुकड़ते जा रहे हो इसी कारण। ठीक है सर, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, आपको जाने से पहले पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान कह रहा है राम मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है अयोध्या में, ये दरअसल आपकी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा है, उसको आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और यहाँ के मुस्लिम हाशिए पे आ चुके हैं। सर कोई संदेश देना चाहेंगे? इमरान खान को बड़ी चिंता है यहाँ के मुस्लिमों की। देखिए पहली बात कि पाकिस्तान किसी तरह का नैतिक हक ही नहीं रखता कि इस तरह की बातें करे। जिस देश में अल्पसंख्यक जब पाकिस्तान बना तो 24% थे, आज 2% भी नहीं रह गए और जो रह रहे हैं वो किस तरह की जिंदगी, जानवरों की जिंदगी उनको जीनी पड़ रही है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक 8%, 8.5% थे, आज जो है वो 22 से 24% हो गए 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो जहां पर जो है वो अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हो, वहां पर कत्लेआम हो रहा हो, मस्जिदों में विस्फोट हो रहे हो, आतंकवादियों की जो है वो सुरक्षित चरागाह बनी हो, वो हमारे यहाँ कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मस्जिद बनेगी, कहाँ गुरुद्वारे बनेंगे, ये तय हम करेंगे। और राम मंदिर का सवाल जहां तक है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के बेहुदा और इस तरह के बेसर के बयान देना उनके लिए महंगा पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी की 2 टूक पाकिस्तान को कि भाई राम मंदिर पर हस्तक्षेप छोड़िए और पीओके बचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त।